हेलो एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस है। पेपर फर्स्ट है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मार्क्सवाद, जिसमें हमने जाना कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स की जो विचारधाराओं का समूह था वो उन विचारधाराओं के ग्रुप को हम मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं, जिसमें हमने उनके कई सिद्धांत है मार्क्स के द्वारा दिए गए। फर्स्ट पार्ट हमने जब मार्क्सवाद का लिया था तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको द्वंद्ववाद। मार्क्स का द्वंद्ववाद का सिद्धांत क्या कहता है, डायलेक्टिकल मेथड ऑफ मार्क्सवाद। तो क्योंकि मार्क्स की जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स जो विचारक हैं, उनका जितनी भी थ्योरी आप देखेंगे, जो भी विचारधारा आप देखेंगे, चाहे वो इतिहास का वर्गीकरण हो या वो वर्ग संघर्ष हो या आपका उन्होंने जो व्याख्या की है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया है, वो सभी कहीं ना कहीं आर्थिक जो प्रतिक्रिया चलती है समाज में, आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे मिलती जुलती हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो हमने जाना था डायलेक्टिकल मेथड में कि मार्क्स ने बताया कि जो भी परिवर्तन होते हैं समाज में वो सब आर्थिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है इतिहास का आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। मतलब उन्होंने बताया है कि इतिहास जो है किस तरीके से समूह अलग अलग उसमें बटा है और उन्होंने इतिहास की एक अलग ही व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है। मार्क्स जो विचारक है ये बताते हैं कि इतिहास में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं वो सब आर्थिक अवस्था जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण ही समाज में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो आइए जानते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी हमारा इतिहास अब तक का बना है वो सब आर्थिक गतिविधियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण ही निर्मित हुआ है। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देश प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, कला, रीति रिवाज तथा समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। मार्क्स ने अपनी व्याख्या के आधार पर इतिहास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो मार्क्स जो विचारक है उनकी अपनी विचारधारा है, उनके आधार पर उन्होंने बताया है कि इतिहास में 6 प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो वो अवस्थाएं क्या है वो जानते हैं। आगे साम्यवादी अवस्था, दूसरी है दासता की अवस्था, तीसरी है सामंतवादी अवस्था, चौथी पूंजीवादी अवस्था, पांचवी है श्रमिक वर्ग की अधिनायक तत्व की अवस्था और छठवीं जो इनकी अवस्था है, स्टेज है राज्य विहीन साम्यवादी समाज की अवस्था। तो ये जो 6 अवस्थाएं हैं उनके आधार उन्होंने बताया है कि ये सब आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन के कारण ही समाज में उत्पन्न होती हैं। तो इतिहास को 6 अवस्थाओं में बांटकर इन्हें समझाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कैसे है। आदिम साम्यवादी अवस्था। तो मार्क्स की जो विचारधारा है वो कहते हैं कि सबसे प्राचीन समय में मनुष्य जो था उसका जीवन जो था वो आदिवासी समय की बात कर रहे हैं। उस समय की अवस्था को ये नाम देते हैं आदिम साम्यवादी अवस्था। मीन्स उस समय मनुष्य को ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो कंदमूल फल आदि खाता था, कबीलों में रहता था, घूमता फिरता था इधर उधर, उसका ना कोई रहने की व्यवस्था थी, ना उसके पास व्यापार के कोई साधन थे और ना ही उनकी कोई निजी संपत्ति थी। जिसको जहां मर्जी आई वहां जाता था और जो मिलता था वही खाता था और अपना जीवन यापन करता था। तो इस अवस्था को, सबसे प्राचीन अवस्था को वो कहते हैं आदिम साम्यवादी अवस्था। अब इसको आदिम मानव के समय की बात है जब उसको किसी बात की नॉलेज नहीं थी, ना उसके पास हथियार थे, ना कोई उद्योग था, ना कृषि की व्यवस्था हुई थी। तो आदिम तो हमें समझ में आता है, लेकिन साम्यवाद क्यों कहा है? साम्यवादी से उनका मतलब क्या है कि व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सारे जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उन पर सबका बराबर अधिकार था, एक समानता दिखाई पड़ती थी। तो इस अवस्था में कोई भी किसी का भी शोषण नहीं करता था और सब आपस में समान रूप से व्यवहार करते थे
और किसी की निजी संपत्ति नहीं थी। तो इस जो पहली अवस्था है उसको ये आदिम साम्यवादी अवस्था का नाम देते हैं। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन दिखाई पड़ता है और एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती दिखाई पड़ती है। दूसरी जो हमारे सामने अवस्था आएगी वो कौन सी है? दासता की अवस्था। मीन्स धीरे धीरे समाज में क्या हुआ कि लोगों में जानकारी बढ़ी, आविष्कार हुए नए नए, आग जलाई, पत्थर के हथियार बने और धीरे धीरे कृषि और आदि का आप विकास देखने को हमें मिलता है। और फिर क्या होता है कि लोगों में जब बुद्धि का विकास हुआ उन्होंने जगह घेरना शुरू कर दी और जिसने जितनी अपने पास संपत्ति ले ली वो दूसरे लोगों से काम कराने लग गया उस पे। तो इस तरीके से एक दास और एक स्वामी का हमारे सामने वर्ग निकलकर आता है और यही से जो वर्ग संघर्ष है वो शुरुआत मानी जाती है। चूंकि एक ऐसा वर्ग दिखाई पड़ता है जिसके पास साधन है, स्वामित्व है, और दूसरा ऐसा है जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनके ऊपर निर्भर है और उसके यहाँ काम करेगा तो उसको कुछ धन प्राप्त होगा जिससे वो अपना भरण पोषण करेगा। तो यही से वर्ग संघर्ष दिखाई पड़ता है जो कि मार्क्स के विचारों की आधारशिला है। तो चूंकि मार्क्स के जो भी विचार है वो ये कहते हैं कि हर समय हर समाज में एक दो अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं जो एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। तो ये दासता की अवस्था है। इसके बाद तीसरी आती है सामंतवादी अवस्था। मीन्स धीरे धीरे और भी विकास होता है और जमींदार जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने पास साधन जुटा लिए और अधिकार कर लिया वो जमींदार का रूप धारण कर लिए, साहूकार बन गए और बड़े सामंतवादी बन गए और उसमें क्या था दूसरे लोगों से अपने कार्य कराते रहे। तो इसमें भी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करते हुए दिखाई पड़ता है। तो इसे नाम दिया इन्होंने तीसरा सामंतवादी अवस्था। समाज में एक अवस्था में परिवर्तन होगा और फिर निकल के आती है हमारी पूंजीवादी अवस्था जिसमें क्या था कि जब समाज में रोजगार आए, व्यापार उद्योग धंधों का विकास हुआ तो पूंजीवादी अवस्था आ गई। मीन्स पूंजीपति एक वर्ग ऐसा निजी संपत्ति की व्यवस्था होने लगी कि जिस पर पूंजी है, जिस पर साधन है और वो क्या करेगा कि अपनी पूंजी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो हमारा एक दूसरा वर्ग है जिसके पास कुछ नहीं है उससे लाभ उठाएगा, उससे काम करवाएगा और वो हमारा वर्ग क्या होगा? श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग यहाँ निकल के आता है और इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। पूंजीपति वर्ग अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए श्रमिकों से कार्य लेगा और श्रमिकों का शोषण यहाँ करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मार्क्स का एक कोटेशन भी है कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के और जीतने के लिए पूरा विश्व पड़ा है और इसीलिए सारे मजदूर एक हो जाए। मार्क्स के जो विचार हैं उन्हें कुछ लोगों ने सराहना की है, कुछ लोगों का मसीहा मार्क्स को माना जाता है और कुछ लोग इसे समाज विद्रोही भी कहते हैं। आइए बात करते हैं पूंजीवादी अवस्था में। पूंजीपति होगा जो अपने बड़े बड़े व्यापार धंधे कराएगा, कारखाने खोलेगा जहां श्रमिक लोग काम करके अपनी सेवा देके लाभ उठाएंगे और पूंजीपति शोषण करेगा किसका? श्रमिकों का। इसके बाद जो अवस्था आएगी श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व की अवस्था। मीन्स कि जब पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा जहां की असहनीय हो जाएगा तो क्या होगा? श्रमिक वर्ग में आंदोलन होगा, एक रक्तिम क्रांति की शुरुआत होगी और वो क्रांति तब तक रहेगी जब तक कि सत्ता परिवर्तित ना हो जाए। क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग है वो शोषण बहुत अधिक कर रहा है तो सारे श्रमिक एक होंगे और एक क्रांति का आह्वान करेंगे और उस क्रांति से तख्ता पलट होकर क्या होगा कि जो सत्ता है, पावर है वो श्रमिकों के हाथ में चली जाएगी और पूंजीपति के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी। तो इसी जो अवस्था को ये कहते हैं श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। मीन्स चूंकि अगर हम सही मायने में लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र तभी स्थापित होगा चूंकि श्रमिक आपके पास संख्या में अधिक है और पूंजीपति कम है। तो लोकतंत्र चूंकि अधिक लोगों का शासन तो ये कहते हैं इसे श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व जब अधिकार पावर उनके पास हो। और
जब पावर उनके पास होगी तो आप श्रमिक क्या करेंगे, पूंजीपतियों का शोषण करेंगे। और एक लास्ट अवस्था जो आएगी, धीरे धीरे क्या होगा कि श्रमिक वर्ग जब यहाँ अधिनायक उनका हो जाएगा, किसी का शोषण नहीं होगा, तो राज्य की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवस्था को वो नाम देते हैं राज्य विहीन साम्यवादी समाज की अवस्था। मींस एक ऐसा समाज जहां ना कोई क्लास होगी, क्लासलेस होगा, स्टेटलेस होगा, और वहां हमें राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां वर्ग संघर्ष दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस अवस्था को ये नाम देते हैं साम्यवादी अवस्था। ये हमारी वो स्टेज है जिसे मार्क्स वास्तविकता में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस अवस्था साम्यवादी अवस्था को वो इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब समानता के साथ रहेंगे। और इसका एक महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है वो क्या है कि ये सिद्धांत ऐसे नियमों पे काम करेगा जिसमें कि सभी अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। तो इस अवस्था को वो साम्यवादी अवस्था, साम्यवादी समाज की अवस्था का नाम देते हैं। तो इस तरीके से इतिहास का जो वर्गीकरण मार्क्स ने किया, इसे भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहते हैं या इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जानते हैं। चूंकि कार्ल मार्क्स ने जो भी हमें बताया वो क्या कह रहा है कि ये सारी जो घटनाएं हो रही है समाज में, कोई भी परिवर्तन है, चाहे हमारी परंपराओं में हो, चाहे हमारी मान्यताओं में हो, चाहे धर्म में हो या राजनीति में परिवर्तन हो, वो सभी आर्थिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। मीन्स प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो हमारा मेन फैक्टर है आर्थिक गतिविधियां। तो ये थी इतिहास की इन्होंने जो वर्गीकरण किया। लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचनाएं करते हैं और वो क्या कह के आलोचनाएं करते हैं वो भी जानते हैं। तो इतिहास की जो वर्गीकरण इन्होंने किया है, तो आलोचनाएं ये कहकर भी होती है कि आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया गया है। तो विचारक कहते हैं कि मार्क्स ने जो इतिहास का वर्गीकरण किया है उसमें पूरी तरह से आर्थिक तत्वों पर अधिक फोकस किया है, जबकि ऐसा नहीं है। समाज में और भी घटनाएं होती हैं, तो सिर्फ आर्थिक तत्व ही प्रमुख नहीं है। दूसरा कहते हैं कि धर्म को निम्न स्थान, चूंकि मार्क्स जो विचारक है वो धर्म को समाज के लिए अफीम मानते हैं, वो उस धर्म को अच्छा नहीं मानते, धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि आर्थिक जो तत्व है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और धर्म सही नहीं होता है। लेकिन ये कह के भी आलोचना की गई है, चूंकि धर्म भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि मनुष्य में एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है धर्म, और धर्म के कारण ही मनुष्य गलत काम करने से भी बचता है। मीन्स अगर हम साधारण भाषा में जानने के लिए कहें तो जो मनुष्य को नैतिक मार्ग पे चलाने की कोशिश भी धर्म करता है। तो धर्म को पूरी तरह से आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में धर्म की अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो मार्क्स की चूंकि धर्म के विरोध किया है इसलिए भी आलोचनाएं होती है। तीसरा है इतिहास की त्रुटिपूर्ण व्याख्या। कुछ विचारक ये कहते हैं कि मार्क्स के जो विचार है वो त्रुटिपूर्ण है, उनमें कुछ कमियां हैं। चूंकि जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था की इन्होंने बात की है, आदिम साम्यवादी अवस्था की जो बात की है वो अपने आप में सही नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से मार्क्स की जो इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था है वो आज भी समाज में, अगर हम कहें मार्क्स के जो विचार थे कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, वो कहीं भी देखने को आज नहीं मिलती है। चाहे वो साम्यवादी देश हो या समाजवादी देश हो, कहीं भी हम राज्य का जो स्वरूप है उसको हटता हुआ नहीं देखते, कहीं भी कम नहीं हो रहा, बल्कि राज्य एक अपने आप में मजबूती प्राप्त करता है और अपने आप में स्थायित्व लिए हुई संस्था है, और उसका जो अधिकार है, उसका क्षेत्र है, वो अपने आप में विकसित है। राज्य कहीं भी नहीं जाएगा, राज्य विहीन समाज की कल्पना नहीं हो सकती है। इसीलिए जो मार्क्स के विचार हैं उनको कल्पनावादी का दर्जा देते हुए भी विचारक इसकी आलोचनाएं करते हैं। थैंक यू।